हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय एस आर कांतोक जो बुक आती है वो पूरी की पूरी बुक सीरीज इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। जितने भी वीडियो बनेगी एक एक सब्जेक्ट करके। अभी स्टार्टिंग में सबसे पहला जो उसमें एग्रोनॉमी दिया गया तो एग्रोनॉमी से ही स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो की खास बात क्या होगी, बहुत से लोग कहेंगे कि उसमें तो आंसर दिया गया है, फिर इसमें कुछ नया क्या होगा। तो नया ये होगा कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम कोशिश करेंगे डिस्क्राइब करने की, और कुछ जो डाटा हैं जो पुराने हैं उन्हें भी हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में आपको एक फ़ायदा और होगा, आप जैसे मान लीजिए लेटे हैं तो आप आराम से कान में ईयरफोन लगा के वीडियो चालू करिए। आप आराम से सोते समय लेटते समय भी पूरी बुक याद कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की दिक्कत क्या होती है, वो बुक को समझ ही नहीं पाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट बुक वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से पढ़ने से चूक जाते हैं। तो ये भी समस्या उनकी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया यानी कि सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया पूरे विश्व में किस फसल की है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। इन दिए गए 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वो है वीट है। राइस जो है वो इंडिया में हाईएस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, वीट होगा, यानी कि गेहूं होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बहुत बार आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप वीट राइस में कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसे अच्छे से क्लियर करिए। विश्व की अगर बात होगी तो गेहूं होगा, और अगर इंडिया की बात होगी तो धान होगा, राइस होगा। ठीक है, राइस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस इज ओरिजिनेटेड इन, यानी कि धान का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, इंडो बर्मा इसका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट, यानी कि जो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया राइस का है। जैसे मान लीजिए विश्व के जितने भी देश हैं, कुल मानते हैं 213 देश हैं, तो सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगाया जाता है, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम मिलियन हेक्टेयर की दृष्टि से देखें तो वो कितना है ये आपको बताना है। क्लियर है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट, देखिए अगर बुक में देखेंगे तो आपका आंसर दिया गया है 36 मिलियन हेक्टेयर। बट अगर आप करंट डाटा देखेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की करंट डाटा अगर वेबसाइट खोल के देखेंगे तो वो क्या है, 43.86 मिलियन हेक्टेयर, ये चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कराऊंगा जो कि बुक में अपडेट नहीं हुआ किसी भी कारण से। तो देखिए, जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाइए जहाँ जहाँ पर ऐसे डाटा पूछे जाते हैं, जैसे अभी कितना प्रोडक्शन है, अभी कितना प्रोडक्टिविटी है, तो लेटेस्ट डाटा ही देखकर जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी का डाटा क्या है, 43.86, यानी कि लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट, यानी कि जो धान की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर लैंड है और ये दूसरा 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, इसमें मानते हैं कि 10 कुंटल पैदा होता है और इसमें 15 कुंटल। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, इस 15 कुंटल की। या फिर एक एग्जांपल से और समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, और ये क्या है,
पंजाब है। और बिहार में 10 हेक्टेयर ज़मीन पर 100 कुंटल पैदा होता है, ठीक है, 100 कुंटल पैदा होता है, मानते हैं एग्जाम्पल। और पंजाब में 2 हेक्टेयर ज़मीन पर 40 कुंटल पैदा होता है, ठीक है, 40 कुंटल पैदा होता है। डिफरेंस समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किस राज्य की उत्पादन क्षमता, यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है इन दोनों राज्यों में, तो क्या होगा, बिहार, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कितना 100 कुंटल है और पंजाब में कितना है 40 कुंटल, तो उत्पादन क्या है, बिहार का ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए उत्पादकता किसकी ज़्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा, पंजाब। कारण क्या है कि पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर एक फिक्स यूनिट एरिया निर्धारित करें, यानी कि अगर प्रति हेक्टेयर उपज देखें तो बिहार का कितना होगा, 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, क्योंकि 10 हेक्टेयर में 100 कुंटल है। और पंजाब का कितना है, 20 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किसकी ज़्यादा हो गई, पंजाब की, और उत्पादन किसका ज़्यादा है, बिहार का। ये डिफरेंस होता है उत्पादन और उत्पादकता में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स। देखिए जब भी हम द्विनाम पद्धति में किसी भी फसल या फिर जीव का वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो जो 2 चीज़ों में बटा जाता है, एक होता है जीनस और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज, ठीक है। यानी कि जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो उसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस, ठीक है। तो ये जो पहला होता है वो क्या होता है, जीनस, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द जीनस ओराइजा, यानी कि जो धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो इस ओराइजा जीनस में कितनी स्पीसीज आती हैं, ठीक है। जैसे ओराइजा सटाइवा, जवेनका हो गया, जपोनिका हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुल कितने स्पीसीज हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, 24। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैरायटी विच बिलोंग्स टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा, ठीक है, आर फाउंड इन, यानी कि जो देखिए ओराइजा सटाइवा की जो ग्लेबेरिमा स्पीसीज है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अफ्रीका, ठीक है। इंडिया में कौन सी है, इंडिका, ठीक है। ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका। अगर अफ्रीका की बात करें तो क्या है, ग्लेबेरिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस वैराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू इंडिका, ठीक है। अभी मैंने बताया कौन सा, इंडिका। अगला क्वेश्चन, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू, यानी कि जो इंडोनेशिया देश है वहाँ पर जो वैरायटी ग्रोन की जाती है, उपजाई जाती है, वो कौन सी है, ओराइजा सटाइवा जो ग्लेबेरिमा है, ये तो अफ्रीका हो गया, ठीक है। इंडिका क्या हो गया, इंडिया का हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इंडोनेशिया की तो इसका आंसर क्या होगा, जपोनिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड। देखो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, यानी कि पहले से जहाँ पर बोया जाता हो, उगाया जाता हो, ठीक है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मतलब कि पहले वहाँ पर धान की खेती नहीं होती थी लेकिन अभी होने लगी। अभी मतलब जब से हरित क्रांति आई, नहरें बनी, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुई, उसके बाद से यानी कि सिंचाई की व्यवस्था जब से हुई तब से कहाँ पर धान उगाया जाने लगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ तो पहले से ही होता है, वेस्ट बंगाल ये तो एक तरीके से समझ लीजिए जन्म स्थान ही है, ठीक है, क्योंकि इंडो बर्मा क्षेत्र क्या है, लगभग वही आता है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पर भी पहले से धान होता है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा है ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, यहाँ पर बाद में धान उगाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद
द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, यानी कि धान का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, पेनिकल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज। देखिए जैसे ये मान लेते हैं एक क्या है, धान है, ठीक है, राइस है, इसके ऊपर ये क्या है, छिलका है, ठीक है, ये छिलका है। लेकिन जब ये छिलकों को हटा दिया जाता है, ठीक है, ये छिलकों क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है, हल। लेकिन जब हल को निकाल दिया जाएगा यानी कि डीहल्ड राइस, ठीक है, यानी कि छिलका निकाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए छिलका निकालने के बाद भी जो चावल मिलता है हमें, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे पॉलिशर में डालकर उसे निकाल दिया जाता है, यानी कि पॉलिश उसका किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, राइस वाइट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिहल्ड राइस ग्रेन, यानी कि सिर्फ ये ऊपर का हल निकाला गया है, ठीक है, जिसे भूसी बोल सकते हैं, वो निकाला गया है और इससे पॉलिश नहीं निकाला गया, यानी कि वाइट राइस इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो राइस, जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ब्राउन राइस, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर अभी जो पॉलिश करने के बाद भी निकाल दिया जाता वो अभी बचा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइस क्रॉप नीड्स, यानी कि जो क्लाइमेट होती है उस वो कैसी चाहिए राइस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट कंडीशन, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई चाहिए इसके लिए, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आंसर क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन, यानी कि धान की फसल को पकने के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है धान के लिए वो कितना चाहिए, ठीक है। देखिए 21 से 37 क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर है, इसके बीच में टेम्परेचर रहता है तभी धान की फसल अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन जब स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि धान को पकने के लिए, तो उस समय टेम्परेचर क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस बीच में रहता है तो धान की फसल अच्छी होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिकली सॉरी फोटोपीरियडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए आपको ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, इंटरमीडिएट। देखिए फोटोपीरियडिकली मतलब क्या होता है कि जब कोई फसल फ्लावरिंग से लेकर पकने तक जो पीरियड होता है उसमें जो दिन की लंबाई होती है, डे लेंथ होता है, वो कम होता है या ज़्यादा। एक मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मानिए जो धान की फसल है, ठीक है, वो जब पकना शुरू करती है, ठीक है, तो उस समय जो दिन होता है वो छोटा होता है रात की अपेक्षा या बड़ा होता है, ठीक है। अगर छोटा होगा तो शॉर्ट डे प्लांट, अगर बड़ा होगा दिन तो लॉन्ग डे प्लांट, अगर दिन और रात की लंबाई बराबर हो तो डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो अगर हम धान के केस में जाएं तो जो धान की फसल तैयार होती है कब तैयार होती है, जब ठंडी आ जाती है। तो बात कॉमन सेंस में मैं बता रहा हूँ। आप अगर ध्यान देंगे तो ठंडी के समय में जो दिन की लंबाई होती है वो कम होती है, ठीक है, ये आपको सबको पता है। यानी कि क्या हो गया, दिन की लंबाई कम है यानी कि शॉर्ट डे। क्लियर है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट है ये, ठीक है। आज से आप शायद किसी भी अगर फसल का पूछे तो आप अगर कभी नहीं पढ़े होंगे, बस ये ध्यान में रखिएगा पकने के समय जो है दिन की लंबाई क्या है। अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द सोइंग टाइम टाइम ऑफ अस राइस इज। देखिए 3 होता है, अस, अमन और बोरो, ठीक है।
तो पहला क्या अस का क्या है, अप्रैल मई है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जून जुलाई, जून जुलाई अमन का, ठीक है, और बोरो का नवंबर दिसंबर, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन को देखेंगे तो अप्रैल मई नहीं है, तो इसके नज़दीक सबसे ऑप्शन कौन सा है, तो क्या है, मई जून, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने लगातार है, अप्रैल मई जून जुलाई, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने लगातार हैं, जिसमें 2 टाइप का कवर हो रहा है, अस और अमन, ठीक है। उसके बाद 3 महीने का गैप है, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने का गैप है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका बोरो, ठीक है, जिसे नवंबर दिसंबर में उसकी बुआई की जाती है, ठीक है। तो द सोइंग टाइम ऑफ अस क्या हो गया, अप्रैल मई, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मई जून। उसके बाद अगला अमन जून जुलाई और बोरो नवंबर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोइंग टाइम ऑफ बोरो या डलुआ राइस भी इसे बोलते हैं, इसका बोने का समय क्या है, आपको पता चल गया है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज रेंज, ठीक है। यानी कि धान की फसल के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो कितना चाहिए, वो है 4 से 6, ठीक है। 4 से 6 के बीच में अगर रहेगा तो धान की फसल अच्छी होगी। यानी कि धान की फसल के लिए कैसी मृदा चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक है, अम्लीय मृदा, एसिडिक नेचर सॉइल, ठीक है। अगर पीएच की जगह एसिडिक या बेसिक पूछे तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जो धान की IR8 वैरायटी है वो भारत में कहाँ से ले आई गई, तो जो उसका राइट आंसर क्या होगा, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वैरायटी डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। तो इसमें से जो जगन्नाथ है वो क्या है, डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉड कास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी, यानी कि जो धान की बीज दर है ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटकवा विधि में और ड्रिलिंग मेथड में, ठीक है, वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 100 kg और 60 kg, दूसरा 60 kg और 100 kg, तीसरा 45 kg और 100 kg, चौथा 100 kg और 45 kg। देखिए छिटकवा विधि में हमेशा जो बीज दर होती है वो ज़्यादा होती है, और सबसे पहले क्या बताना है आपको, छिटकवा बताना है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग पहले है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ऑप्शन और बी ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले कम वाला दिया गया है, तो ये दोनों हट गया। अब बचा 100 और 60, 100 और 45, तो इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो ड्रिलिंग मेथड में कितना लगता है, 60 kg, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 100 और 60 kg। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके, यानी कि ऑप्शन को हटाकर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशियंट फॉर नर्सरी, यानी कि 1 हेक्टेयर आपको अगर धान की ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो उसके लिए जो नर्सरी की कितनी आवश्यकता होगी, यानी कि कितने क्षेत्र में अगर आप नर्सरी उगाएं तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए पूरा पर्याप्त होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 1/10 यानी कि 1/10 भाग हमेशा नर्सरी की ज़रूरत होती है। आप कितना भी उगा लें उसका 1/10 भाग। तो अगर आपको पता हो कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर को 1/10 से भाग देंगे, यानी कि 10 से भाग दे देंगे, तो ये 1 0 इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1,000 मीटर स्क्वायर। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे
तो आपको कभी नहीं भूलेगा, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि 1/10 यानी कि 1/10 भाग की ज़रूरत होती है। अब आपको कुछ भी पूछे, 1 हेक्टेयर पूछे, 10 हेक्टेयर पूछे, 20 हेक्टेयर पूछे, 100 हेक्टेयर पूछे, आप उसमें 10 से भाग देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जो डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी है, यानी कि धान की नर्सरी तैयार करने का जो डेपोग मेथड है वो भारत में कहाँ से ले आया गया है? राइट आंसर क्या है? फिलीपींस। ठीक है, ये फिलीपींस से मेथड लाया गया, जिसमें 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेट वेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर, यानी कि देखो जो गांव में नर्सरी आप तैयार करते होंगे, ध्यान अगर होगा आपको, तो क्या किया जाता है, खेत में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, और पटेला लगाकर फिर उसके ऊपर नर्सरी यानी कि धान को छिटक दिया जाता है। ठीक है, वेट मतलब गीला। ठीक है, तो जो गांव में नर्सरी जनरली तैयार की जाती वही होता है वेट वेड मेथड। ठीक है, तो उसमें कितने दिन में नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 20 से 25 दिन। आपको पता भी होगा, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपके घर अगर खेती होती है, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ 20 से 25 दिन में लगभग नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वेट वेड मेथड। ठीक है, अगला, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि जो डेपोक मेथड है सीडलिंग तैयार करने का, उसमें कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी तैयार हो जाती है? ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताया यहाँ पर 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम और भी वीडियो जल्दी जल्दी लेके आएंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।